चलो अब हेडिंग डालो, सॉफ्ट ऑप्टिकल फोनॉन, सॉफ्ट ऑप्टिकल फोनॉन्स। ये अपना फेमस क्रिस्टल है ना, कौन सा, BaTiO3, ठीक है। तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसलिए बनाया है क्योंकि इसके थ्रू ही हम सॉफ्ट ऑप्टिकल फोनॉन को समझेंगे। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब कोई भी क्रिस्टल में आयंस या एटम्स जो है अपने ही पोजीशन से क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो या वाइब्रेशन शो करे, तो उस वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं, फोनॉन। क्या बोलते हैं, फोनॉन। ये जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन क्या कहलाता है, वाइब्रेशन इज कॉल्ड फोनॉन। मालूम है कि नहीं है, ठीक है, कॉल्ड फोनॉन। अब फोनॉन जो है किसी भी क्रिस्टल में दो टाइप्स के हो सकते हैं, कैसा कैसा, एक टीओ फोनॉन और दूसरा एलओ फोनॉन। टीओ माने ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स ऑप्टिकल फोनॉन, ठीक है, और एक लॉन्गिट्यूडिनल ऑप्टिकल, लॉन्गिट्यूडिनल ऑप्टिकल फोनॉन, ठीक है। तो यहां पर सॉफ्ट ऑप्टिकल फोनॉन के लिए अब अपने को इन दोनों में से किसी एक को चुनना है, क्योंकि एक ही लेके चलेंगे, या तो टीओ लेंगे या तो फिर एलओ लेंगे, ठीक है। ठीक है दीपक, हाँ एलओ लेंगे, ठीक बेटा, इसमें लास्ट में वी नहीं डाल देना। तो बेसिकली यहाँ पर भी तुम लोग पोलराइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है कि स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन कैसे बनता है, क्रिएट होता है, वो वाला थ्योरी भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये सब बता देना कि ये जो एटम, भाई स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन क्यों बनता है, इन्हीं एटम्स के डिस्प्लेसमेंट ही तो बन रहा है, और उसी डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वाइब्रेशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, वाइब्रेशन, एंड दैट इज कॉल्ड फोनॉन। और फोनॉन को कितने टाइप के बोल रहे हैं, टीओ फोनॉन और एक एलओ फोनॉन, ट्रांसवर्स ऑप्टिकल फोनॉन और लॉन्गिट्यूडिनल ऑप्टिकल फोनॉन। तो यहाँ पर हमें ये जो टीओ फोनॉन है, कैपिटल में लिखना है ना, टीओ को, टीओ फोनॉन है, इसको हम रिफर करेंगे, रिफर एज सॉफ्ट ऑप्टिकल फोनॉन, सॉफ्ट ऑप्टिकल फोनॉन, ठीक है। किसको कर रहे हैं, ट्रांसवर्स ऑप्टिकल फोनॉन को हम क्या मान रहे हैं, एज अ सॉफ्ट ऑप्टिकल फोनॉन। क्यों, क्योंकि ये जो टीओ फोनॉन है, इसका ये है कि जैसे टेम्परेचर जो है क्रिटिकल टेम्परेचर को अप्रोच करता है, टेम्परेचर क्या करेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर को अप्रोच करेगा, तो यहाँ पर ये जो टीओ फोनॉन का फ्रीक्वेंसी है, जिसको अपन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी वो डिक्रीज होता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और कहाँ पहुंच गया, क्रिटिकल टेम्परेचर पर पहुंच गया। तो ट्रांसवर्स ऑप्टिकल फोनॉन का जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स ऑप्टिकल फोनॉन ओमेगा टी इज डिक्रीजेस, इज डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है, इसलिए हम जो है यहाँ पर टीओ फोनॉन को ही कंसीडर कर रहे हैं सॉफ्ट ऑप्टिकल फोनॉन की तरह। अब समझ लो सॉफ्ट ऑप्टिकल फोनॉन, अब इसको ऐसे कंसीडर करो कि भाई जब ये जो क्रिस्टल है वो पहले रूम टेम्परेचर पे था,
अब इसका टेम्परेचर किधर पहुंच रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर की ओर, यानी कि क्यूरी टेम्परेचर की ओर पहुंच रहा है। तो भाई क्रिस्टल को आपने रूम टेम्परेचर पे रखा, 30 डिग्री रहा होगा, अब कितने पे पहुंच गया ये टीसी, और पिछले क्लास में हमने टीसी को कितना लिया है, 492 डिग्री सेल्सियस, 492। उतने टेम्परेचर में ये क्रिस्टल हार्ड रहेगा क्या, नहीं रहेगा, इसके हार्डनेस में थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाएगा ड्यू टू इंक्रीज्ड टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? ठीक, तो अब ये सॉफ्ट हो गया। अब सॉफ्ट क्रिस्टल है तो उसके अंदर में जो भी ऑप्टिकल फोनॉन मिल रही है अपने को, वो सब क्या रहेगा, सॉफ्ट ऑप्टिकल फोनॉन रहेगा। इस तरीके से अपने को याद रख लेना है। समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक में? ठीक, तो हम एक फेमस रिलेशन जानते हैं, यहां से लिख देता हूं, वी नो दैट वेल नोन रिलेशन LST रिलेशन। जानते कि नहीं जानते? LST रिलेशन यानी कि लाइडेन शार्क टेलर रिलेशन, ये होता है। और LST रिलेशन बराबर जो इक्वेशन है वो क्या है, ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू इप्सिलॉन, ब्रैकेट में इधर, और इप्सिलॉन, और इधर भी क्या, यहां पर भी कुछ रहेगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा तो हो नहीं सकता। ऊपर में क्या रहता है, टी रहता है कि एल रहता है, टी, क्या रहता है, टी, और इधर नीचे में एल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स ऑप्टिकल फोनॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल ऑप्टिकल फोनॉन, और यहां पर इप्सिलॉन ऑफ इन्फिनिटी, और ये 0। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो वी नो दैट कि इप्सिलॉन ऑफ 0 को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैटिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, और ये वाला इप्सिलॉन ऑफ इन्फिनिटी को क्या बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद रखना इसको, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत है क्या, ओमेगा एल और ओमेगा टी को, ये मालूम है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स ऑप्टिकल फोनॉन और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल ऑप्टिकल फोनॉन। ठीक है, ये चीज हो गया। तो अब देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या मुझे ऐसा दिख रहा है, ओमेगा स्क्वायर टी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन ऑफ 0। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर टी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और एप्सिलॉन 0 इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ओमेगा टी स्क्वायर। ये हो गया। तो इन रिलेशंस को, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, इसको कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। यहां तक क्लियर है सभी को? अभी तक नया क्या पढ़े हैं, इसका डेफिनेशन बस, बाकी ये सब तो जानते हैं ना अपन, है कि नहीं, नोट करो। तो दैट क्यूरी-विस लॉ क्या जानते हैं, अभी पिछले क्लास में पढ़ के आए ना, इप्सिलॉन इज इक्वल टू जीटा लिए थे कांस्टेंट, तो यहां पर या तो जीटा कंसीडर कर लेंगे या सी कंसीडर कर लो, अपॉन टी माइनस टी सी, ये था, स्क्वायर में नहीं था, यही था। ठीक है, ये हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो देखें अब इक्वेशन 2 और 3 से देखें, यहां से दिख रहा है हमें ये इक्वेशन 4 से इप्सिलॉन इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी माइनस टी सी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक, इक्वेशन 2 और 4 को कंसीडर करो अब। फ्रॉम इक्वेशन 2 और 4 एप्सिलॉन प्रोपोर्शनल टू ओमेगा टी स्क्वायर है कि 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर टी है? अरे इधर देखो, छोड़ो ना वो सबको, यही है। इक्वेशन नंबर 2 और 4 को देखो ना, क्या है, 1 अपॉन एप्सिलॉन प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर टी। तो यहां से एप्सिलॉन बराबर, या कौन सा ले, इक्वेशन 3 कंसीडर करें क्या? इक्वेशन 3 देख लेते हैं। तो एप्सिलॉन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, ये मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर टी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी माइनस टी सी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और करके, और ओमेगा स्क्वायर टी इज इक्वल टू टी माइनस टी सी, प्रोपोर्शनल चल रहा है ना। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो देखना ये क्या दिखा रहा है हमको, इक्वेशन नंबर 5, यहां पर स्क्वायर ऑफ ट्रांसवर्स
स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स ऑप्टिकल फोनॉन इज वेरी लीनियरली विथ टेम्परेचर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहां पर ये ओमेगा टी क्या हो रहा है? लीनियरली वेरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसके करस्पॉन्डिंग? टी माइनस टी सी, टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग। समझ में आ रहा है? जब टी अप्रोच कर लेगा टीसी को, देखना यहां से इसी इक्वेशन से टी पहुंच जाएगा टीसी पर, तो ओमेगा टी क्या हो जाएगा? टीसी माइनस टीसी क्या होता है? जीरो। ओमेगा स्क्वायर टी टेंस टू जीरो। अब जीरो आ गया तो स्क्वायर लिखो या सिंपली ओमेगा टी लिखो, एक ही बात है। जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो बोला गया था ना ओमेगा टी इज इक्वल टेंस टू जीरो करके, इसीलिए हम कौन से फोनॉन को सॉफ्ट फोनॉन बोल रहे हैं? ट्रांसवर्स वाले को सॉफ्ट बोला गया ऐसा करें। और कंडीशन लगाए थे नहीं कि ओमेगा टी टेंस टू जीरो, लगाए थे कि नहीं लगाए थे? तो अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है इन सब फॉर्मूले से, इक्वेशन से? यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, इसको नोट करो। ये इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 6। हमें मालूम है ओमेगा स्क्वायर टी प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी सी होता है और 1/ε0 बराबर कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर टी प्रोपोर्शनल। तो वैल्यू रख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों के लिए ग्राफ प्लॉट करना है, तो देखना ग्राफ को इधर देखते हैं। इस साइड एक्स एक्सिस में टेम्परेचर रखना, इधर रेसिप्रोकल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और वाई एक्सिस के दूसरे साइड में क्या रखेंगे? ओमेगा स्क्वायर टी को। किसको रख रहे हैं? ओमेगा स्क्वायर टी को। ध्यान दो इधर पे है ना, ये जीरो, इसकी वैल्यू 0.001, 0.002 और ये वाला 0.003, ठीक है। इधर को लिखोगे 2, 4, 8, 10, 12, 16 और टेम्परेचर के डिफरेंस को लिख लेना 100 के डिफरेंस में। ठीक, बस ये ग्राफ है इसका। देखो यहाँ पे सभी ग्राफ किसके किसके बीच में है? टेम्परेचर 1/ε यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ओमेगा स्क्वायर टी का। यहाँ देखो बेटा, पहले टेम्परेचर का डिफरेंस 100 में लिया, 1/ε है ना, इप्सिलॉन नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ये वैल्यू और ये वाला, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये 1/ε को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो सॉलिड लाइन है ये ओमेगा स्क्वायर टी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ इस वाले इक्वेशन से, इक्वेशन 5 और 6 से पता चल रहा है कि जैसे ये जो वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर वो लीनियरली वैरी हो रहा है टेम्परेचर के साथ में, सिमिलरली 1/ε भी तो लीनियरली वैरी हो रहा है ना। ग्राफ में भी देखो लीनियर बढ़ते जा रहा है कि नहीं बढ़ते जा रहा है? जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ये सब भी 1/ε और ओमेगा स्क्वायर भी लीनियरली इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। जैसे ही ये यहाँ पर एक लाइन लिख लेना, फिर जैसे ही ये जो टी है वो टीसी पे पहुंचा तो ओमेगा स्क्वायर और 1/ε दोनों किधर हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर इसको इधर लिख देता हूँ, इस ग्राफ को इधर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर नियर टू द टीसी 1/ε टेंस टू जीरो एंड ओमेगा स्क्वायर टी ऑल्सो टेंस टू जीरो। तो यहाँ पर इसका मतलब है ये हो गया इन वैल्यूज का जीरो होने का मतलब, दैट मीन्स रीस्टोरिंग फोर्स इज डिक्रीज या वैनिज, है ना, डिक्रीज या वैनिश लिख सकते हो। रीस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज और वैनिश। और जो क्रिस्टल्स के जो एटम्स वाइब्रेट हो रहे थे और वाइब्रेट होते होते ये जो है वाइब्रेट होते होते अपने ये वाले पोजीशन से ऐसे खिसकते यहाँ पर आ गया, समझ आ रहा है? वाइब्रेट होते तो अब वापस ये यहाँ पे नहीं जा पाएगा, ये यहीं फिक्स हो जाएगा।
रीस्टोरिंग फोर्स खत्म हो गया, समाप्त हो गया। इसका मतलब यही है कि जो एटम्स वाइब्रेट हो रहे थे क्रिस्टल के अंदर में, वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को छोड़ के दूसरे वाले इक्विलिब्रियम पोजीशन को हासिल कर लिया। अब वो वहीं पर शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स खत्म हो चुका है, वैनिश हो गया है, इस वजह से। समझ में आ रहा है? और ये क्या देगा अपने को? स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन। ये सारा प्रोसेस क्या देगा? स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन। तो फिर से वही स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन वाला थ्योरी लिख देना है, हो जाएगा, मिल जाएगा। लिखने का थ्योरी टेंशन नहीं लेने का है। ओके, ये बन गया क्या? बना। देखो, ये एक दूसरा मटेरियल लिए हैं, SbSi, एंटीमनी सल्फायोडाइड। एंटीमनी सल्फायोडाइड। तो इसमें भी सेम बताने का जैसे उधर, कि जैसे जैसे टेम्परेचर जो है क्यूरी टेम्परेचर के नियर पहुंचेगा, उसको अप्रोच करेगा, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा SbSi का, वो क्या हो जाएगा? रैपिड डिक्रीज होगा। क्या हो जाएगा? रैपिड डिक्रीज हो जाएगा। और एक समय के बाद में TC पे पहुंच गया तो कंप्लीटली वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कौन? फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी जीरो हो गया तो अगेन यहाँ पर फिर से रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज या वैनिश हो जाएगा। अब जो आयंस या एटम्स जो वाइब्रेट करते हुए अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूसरे वाले पोजीशन पे पहुंचे थे, तो उस दूसरे वाले पोजीशन पे ही फिक्स हो गए, वो वहां से लौटकर वापस नहीं आ पाएगा। और उसके वजह से क्रिस्टल में डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, और वो क्या करेगा? स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन डेवलप कर देगा। हो गया, खत्म। ठीक है, तो अपने क्या मिलेगा फिर? क्रिस्टल क्या है? फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल बन जाएगा। ऐसा क्लियर है? तो यही है, इतना ही एक्सप्लेन करना है इसमें। ठीक है, सेम जैसे वो ग्राफ में किए थे वैसे ही इस वाले भी कर लेना है, और इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, बन जाएगा। तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। हाँ।